नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर नागली राजपुरा स्थित पर एक गेस्ट हाउस होता है, जहां पर 27 अक्टूबर 2015 को एक ऐसी घटना घटती है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल बहल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, उस दिन क्या होता है कि एक औरत और एक आदमी सुबह के 10 बजे अपना प्रूफ जमा करवाते हैं उस गेस्ट हाउस के अंदर, और गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 24 अपने नाम पर बुक करवाते हैं। उसके बाद में शाम को 4 बजती हैं और 4 बजने के आसपास ही एक आदमी की उसी कमरे में से चिल्लाने की, चीखने की पुकार आती है। बहुत तेजी से इस आवाज को सुनकर बैंक मैनेजर सुमित कटियार अपने 2 कर्मचारियों को लेकर तेजी से उस कमरे की तरफ भागता है और भागकर देखता है कि उस कमरे से धुआं निकलता होता है और वो आदमी चीख रहा होता है, चिल्लाता रहता है, पुकार लगाता है कि बचा लो बचा लो। इस तरीके की आवाज सुनकर सुमित कटियार उस दरवाजे को खटखटाता है और खटखटाने पर उस कमरे के अंदर जो है लॉक लगा हुआ होता है। तो सुमित कटियार जो है उस दरवाजे को खोल नहीं पाता है। वो काफी घबरा जाता है, वो इधर इधर देखता है कि आखिर क्या हुआ है। उसके एक बात समझ में आती है कि क्या आखिर आदमी इसके अंदर जल रहा है जिसकी वजह से वो पुकार रहा है कि मुझे बचा लो। और उसको बचाने के चक्कर में कुछ और कर्मचारी को बुलाते हैं, जिसके बाद दरवाजे पे टूट पड़ते हैं और दरवाजा तोड़ देते हैं। और तोड़ के जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं तो तब वहां पर ऐसा नजारा देखने के लिए मिलता है उस बैंक मैनेजर और साथ में उस कर्मचारियों को कि उसके जो है सांप सूंघ लेता है। उनको कुछ इस तरीके से नजारा दिखता है कि वो बहरे गूंगे के माफक खड़े हो जाते हैं। एक आदमी जो है बेड के नीचे जल रहा होता है, कम से कम अपने शरीर का 90% भाग जो है जला लेता है। और जो औरत होती है नग्न अवस्था में खड़ी होती है पास ही में, और वो उसको देख रही होती है। सभी सुमित कटियार बैंक गेस्ट हाउस का जो मैनेजर होता है वो जो पूरी हिम्मत करता है और हिम्मत करने के बाद उस औरत से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, ये आदमी जल रहा है और तुम इसको क्यों इतना घूर रही हो, क्या तुम इसको बचा नहीं सकती। तभी वो औरत कहते हैं कि साहब, हम जो हैं, हमारी जो शादी है वो 15 साल हो चुके हैं और उस 15 सालों के अंदर हमारा कोई भी बच्चा नहीं है। हम जो है महाराष्ट्र के नागपुर शहर में जा रहे होते हैं, हमारी ट्रेन रात को 9 बजे के लिए है, लेकिन हम जो है पहले आ चुके हैं, इसके लिए हम यहाँ पर कमरा बुक करवाए हैं। मेरे पति के साथ में रुकी हुई हूँ, मेरे पति ने मेरे साथ संबंध बनाए हैं। फिर उसको अचानक क्या हो जाता है, वो खड़े होते हैं और 2 लीटर की बोतल का पेट्रोल निकाल कर अपने बदन पर डाल देते हैं। और मैं उससे पूछती समझती, उससे कुछ बात करती, उससे पहले वो माचिस की तीली से आग जला लेते हैं, जिसके बाद में ये जलते हुए मुझे दिखाई देते हैं। मैं क्या कर सकती, मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं कुछ बोल नहीं पाई, मैं रोक नहीं पाई, क्योंकि वो क्या करने वाले थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात बताते बताते सुमित कटियार जो गेस्ट हाउस का मैनेजर होता है वो थाना सनलाइट के यहाँ पर सूचना दे देते हैं कि हमारे गेस्ट हाउस में इस तरीके की वारदात हुई है। जिसके बाद 4 पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी ओम प्रकाश लेखवाल उस गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं अपनी चारों कर्मचारियों को लेकर। और पहुंचने के बाद जब वो इधर इधर देखते हैं तो आदमी कम से कम 90% जल चुका होता है। वो अपने एक साथी के साथ, एक पुलिसकर्मी के साथ उस आदमी को जो है हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जिसके बाद वो बैंक मैनेजर से पूछताछ करते हैं कि यहाँ का कोई मैनेजर कौन है। तभी सुमित कटियार कहता है कि जी साहब, मैं यहाँ का बैंक का मैनेजर हूँ। क्या घटना हुई है, किस तरीके से हुआ है, इस घटना के पीछे क्या राज है, तुमने क्या देखा, इस तरीके से उनसे पूछताछ की जाती है। तो बैंक अपना जो गेस्ट हाउस का जो मैनेजर होता है सुमित कटियार, वो पुलिस वाले से कहता है कि साहब, सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास एक आदमी आता है जिसका नाम होता है गजानन। वो अपना प्रूफ जमा करवा लेता है, साथ में एक औरत होती है, उसको अपनी वाइफ बताता है और दोनों जन कमरा बुक करवाने के बाद शाम को 4 बजे के आसपास यहाँ पर चीखने पुकारने की आवाज आती है। मैं दौड़ कर जाता हूँ, दरवाजा तोड़कर देखता हूँ कि अंदर आदमी जल रहा होता है, पूरी नग्न अवस्था में होता है। बेड के ऊपर उसके कपड़े पड़े हुए होते हैं। पास में बेड के नीचे ही जस्ट एक बोतल होती है 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक्स की, उसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ होता है, वो कम से कम आधा रहता है। इस तरीके के बात बताने के बाद पूछा जाता है कि इनके साथ में कौन थे।
तब वो बताता है कि इनके साथ उनकी बीवी भी थी, उनकी औरत थी, जो भी एक नग्न अवस्था में खड़ी थी, उनके ऊपर भी बिल्कुल भी कोई कपड़े नहीं थे। मैंने उनसे सारी जानकारी पूछी तो उसने कुछ इस तरीके से बताई कि हम दोनों जो हैं किसी बाबा के यहाँ पे जा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर गेस्ट हाउस में रुके हैं। और यही कहानी पूरी वो सारी वापस उस पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है, जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर इधर इधर देखता है और उससे पूछता है कि कहाँ है वो औरत। सभी इस गेस्ट हाउस का जो मैनेजर होता है सुमित कटियार, वो क्या करता है कि पूरा गेस्ट हाउस छानबीन लेता है, जिसके बाद उस औरत को किधर भी नहीं ढूंढ पाता है, नहीं वो औरत उनको मिलती है। तब पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें छुपड़ी छुपड़ी बातों में इसने फंसाया और कपड़े पहनकर वो भाग गई, तुम्हारी गलतियों की वजह से हमें ये भुगतना पड़ता है। इस तरीके के उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और गवाह जो है बैंक मैनेजर सुमित कटियार को ही बनाया जाता है। उसके बाद पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि आखिर वो औरत है कहाँ पे। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी ढूंढे जाते हैं, जिसके बाद में उस औरत का चेहरा तो आखिर दिखाई देता है, लेकिन इतनी बड़ी दिल्ली में उसको ढूंढना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन के बराबर होता है। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ओम प्रकाश लेखवाल अपनी एक टीम बनाते हैं और टीम बनाने के बाद में उसमें कुछ 2 लेडीज पुलिस को भी रखते हैं और उसे ढूंढने में पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर वो औरत है कहाँ पर और किस जगह पे है। लेकिन इस लाश जो आदमी जल चुका होता है वो हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देता है, वो मर जाता है। लेकिन मरते मरते डॉक्टर से ये बोलकर जाता है कि सुनीता नाम की औरत ने मुझे जलाया है, उसने मुझे मारा है। इस तरीके की बात कहकर वो चला जाता है, जिसके बाद पुलिस को खबर मिलती है। पुलिस उसके घर वालों को जो है इत्तला कर दी जाती है। लेकिन पुलिस की जांच में एक विषय का पता चलता है कि जब वो अपना प्रूफ सबमिट करवाता है, अपनी आईडी प्रूफ जब उस गेस्ट हाउस में देता है, तो ऊपर जो उसका जो एड्रेस होता है वो जो है चांदनी चौक पुरानी दिल्ली का होता है। लेकिन वो अपना जो पहचान पत्र देता है जब उस फोटोकॉपी में, तो उसका जो एड्रेस होता है वो एड्रेस होता है कामनवास सवाई माधोपुर राजस्थान का होता है। दोनों एड्रेस अलग अलग होने की वजह से दोनों जगह पर उस लाश के बारे में उसके घर को इतला की जाती है, जिसके बाद में उसके घर वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। परिवार वाले पहुंचते ही देखते हैं कि हाँ ये हमारे पति की लाश है, जिसके बाद उसको वहीं पर जला दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है दिल्ली के अंदर ही। लेकिन ओम प्रकाश अपनी टीम को लेकर जब चांदनी चौक जाकर पूछताछ की जाती है, वहां पर पूछा जाता है कि ये शख्स यहाँ पर रहता है या नहीं रहता है, तो वो कहते हैं कि साहब यहाँ पर कुछ दिनों पहले यानी 10 साल पहले ये व्यक्ति आया था, जिसके बाद में एक मंदिर के अंदर ये पुजारी था, कुछ तंत्र मंत्र की विद्या भी जानता था। ये यहाँ पर पुजारी होने के साथ साथ उस मंदिर की सेवा करता था और इसके साथ कुछ ज्यादा पहचान थी, कुछ लोगों की पहचान थी, साथ में कुछ औरतें भी आया करती थी इनके साथ, सबके साथ अच्छे संबंध थे, बहुत जन के साथ उन्होंने रिलेशन बनाया है। लेकिन ये आदमी को जब भी इस मंदिर से निकाला गया है, तब से ये आदमी अपनी मंदिर के बाहर ही फल फूल सब्जियों की जो दुकान लगाता है, वहां पर अपने 2 नौकर रखकर ये जो है सवाई माधोपुर राजस्थान चला गया है। उसके बाद में 10-15 दिन कभी कभी ये आदमी यहाँ पर आता है और उसके बाद वो चला जाता है। इस तरीके की सूचना मिलने के बाद जब घर वालों से पूछा जाता है कि जो कपड़ों के साथ में हमें जो मोबाइल फोन मिला है गजानंद के कपड़ों में से, वो क्या फोन गजानंद का ही है? तभी ओम प्रकाश लेखवाल से उसके घर वाले बताते हैं कि हाँ ये गजानंद का ही फोन है। तब गजानंद का फोन लेकर ओम प्रकाश लेखवाल जब उसके ऊपर कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपने कोई किस्त जमा नहीं करवाई है, 3 महीने हो गए हैं आपको, कार में आपको चलने का इतना ही शौक है तो आप टाइम पे किस्त जमा क्यों नहीं करवा लेते? तभी सुनीता कहती हैं कि साहब मैंने कब लोन लिया और कब मैंने गाड़ी ली? तब पुलिस वाले कहते हैं ओम प्रकाश लेखवाल कि क्या तुमने रुखसार तो नहीं बोल रही हूँ? तो वो कहते हैं नहीं साहब मैं रुखसार नहीं, मैं तो सुनीता बोल रही हूँ और आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। ये सॉरी कहकर वो फोन कट कर देती हैं, जिसके बाद में ओम प्रकाश लेखवाल के आंखों में चमक आ जाती है और उनको ये पता चल जाता है कि आखिर ये नंबर तो सुनीता का ही है। सुनीता का फोन सर्विलांस पे लगा दिया जाता है। सर्विलांस पे लगाने के बाद में गौरी शंकर मंदिर के प्रबंधक कमेटी को भी पूछताछ की जाती है। 2008 की बात होती है। उस पूछताछ में भी उसको जो है
यही कहानी बताते हैं कि वो आखिर जो है सवाई माधोपुर में रहता है, 10-15 दिन में एक बार यहाँ पर आता है। तब सर्विलांस पे लगा हुआ फोन एक बार लाल किले रेलवे कॉलोनी पे लोकेशन दिखाता है और पुलिस की टीम वहां पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वहां पर जब पूछताछ की जाती है तो लोगों द्वारा बताया जाता है कि ये 4 साल पहले ही जो है ग्रेटर नोएडा चली गई है। यहाँ पर अपना जो रूम होता है वो किसी को किराए पे दिया हुआ होता है। उसका एक पति होता है और पति जो है सुनीता का पति वो किसी सरकारी रेलवे पे एक कंस्ट्रक्शन के काम कर रहा होता है, जो कि एक सादा सीधा सिंपल आदमी होता है। और सुनीता जो होती हैं वो बहुत चंचल होती हैं, रात को पिक्चरें मूवियाँ देखना उनका बहुत शौक होता है, ज़्यादा खर्चा करने के लिए बहुत सी ज़्यादा उतावली होती हैं, अपने पति से भी हमेशा पैसा लेती रहती हैं। इस तरीके की ये उनकी कारनामे होते हैं। ये सारी बातें वहाँ पर उसी लाल किले रेलवे कॉलोनी में उसके द्वारा बताई जाती हैं। तब पुलिस देखती है कि आखिर इसका पता किस तरीके से लगाते हैं। तो एक बार फिर से उसके नंबर सर्विलांस पे लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद सुनीता का नया पता नोएडा सेक्टर 29 के अंदर उसकी लोकेशन दिखाई देती है, जहां पर 2 लेडीज पुलिस के साथ अपनी टीम लेकर जाते हैं और वहां पर उसको दर दबोच लिया जाता है। और सुनीता से जब पूछताछ की जाती है तो वो कहती हैं कि हमारी शादी के 13 साल हो गए हैं, मैं एक 2 बच्चे की माँ हूँ। हाँ, मैं गजानन को जानती हूँ, लेकिन गजानन को मैंने नहीं मारा, क्योंकि गजानन से मैं सिर्फ प्यार करती थी और गजानन मुझे मिलना चाहता था। वो गांव में था और मुझे फोन किया कि मैं तुम्हें सुबह 10 बजे मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद गजानन मुझे गेस्ट हाउस पर लेके गया और गेस्ट हाउस पे लेके जाने के बाद वहां पर मुझे अपनी पत्नी बताया और उसने मेरे साथ संबंध भी बनाए। और संबंध बनाने के बाद वो मुझसे पूछने लगा कि मेरी बीवी तो बीमार रहती है, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? तो मैंने उससे मना कर दिया कि मैं 2 बच्चे की माँ हूँ, मैं इस तरीके से कैसे कर सकती हूँ। और यही बात सुनकर वो मुझे धमकाने लगा और 2 लीटर की पेट्रोल की बोतल निकाल कर वो अपने सर पर डाल देता है, जिसके बाद में वो माचिस की तीली से अपने शरीर को जला लेते हैं। मैं रोकती, मैं समझाती, उससे पहले वो अपने आप को आग लगा चुका था। मैं भला उसको कैसे किस तरीके से मार सकती हूँ। इस तरीके से बात करते करते वो घड़ियाली आंसू की तरह रोने लग गई। लेकिन ओम प्रकाश लेखपाल इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये घड़ियाली आंसू किसी और के दिखावे के हैं, क्योंकि जब बैंक मैनेजर ने पूछा था तो कुछ और बात बताई थी और जब मैंने पूछा तो कुछ और बात बताती हैं। तो जब पुलिस इंस्पेक्टर 2 लेडीज पुलिस को उसके हवाले कर देते हैं और बड़ी सख्ती के साथ उससे पूछने की बात कहते हैं, तब दोनों लेडीज पुलिस उससे बहुत सख्ती के साथ उससे पूछताछ करते हैं। तब वो बताती हैं और जब वो बताती हैं तो आपके भी जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से उसने वो कहानी बनाई वो सारी झूठी थी, लेकिन जो आखिर कहानी उसने सुनाई वो एक सच्ची घटना थी। वो कहती हैं कि गजानन का और मेरा 10 साल पहले गौरी शंकर मंदिर में वो महंत था, यानी कि वो एक पुजारी था, साथ में तांत्रिक भी था। मैं उसके साथ रिलेशन में आ गई, हमारे दोनों के बीच में प्यार बढ़ गया, हमारी दोस्ती बढ़ गई। हम साथ साथ में रहते थे, उसके घर पर आना जाना रहता था। वो पास ही में किसी रूम को किराए पे ले रखा था। जब भी गजानन का मन करता था मुझे वहां पर बुलाता था और अपनी इच्छा पूरी करने के बाद वो मुझे कुछ पैसे भी देता था, जिससे मेरा घर चलता था, मेरे शौक पूरे होते थे। इस तरीके से हमारे रिलेशन चालू थे। लेकिन ये बात गौरी शंकर की कमेटी को पता चल जाती है, तब उसको जो है उस कमेटी वाले ने उस मंदिर से जो है उसको निकाल दिया जाता है। जिसके बाद घर के बाहर, मंदिर के बाहर ही फूल फूल की एक दुकान लगा देता है, जो दुकान चल जाती है। 2 आदमी को रख लेता है गजानन, उसके बाद वो गांव चला जाता है। 10-15 दिन के अंतराल में वो जब भी यहाँ पर आता है हम उससे मिलते हैं, उनके साथ रिलेशन बनता है। इसी तरीके से हमारा गुजारा चल रहा होता है। लेकिन सवाई माधोपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, गजानन जो है अपना 25 लाख में एक अपनी जमीन बेच देता है। जिसके बाद मैंने जो उससे 10 लाख रुपए उधार मांगती हूँ और गजानन वो 10 लाख रुपए मुझे उधार दे देता है। बात 2015 तक चली जाती है। गजानन का मन उस औरत से भर जाता है। गजानन उनसे पैसा मांगता है और वो औरत ही किसी भी सूरत में वो पैसा नहीं देना चाहती थी। वो 10 लाख रुपए चुकाना नहीं चाहती थी, जिसको लेकर गजानन उसे बार बार प्रेशर करने लगा। और उस सुनीता से भी ये भी कहा कि मैं तुम्हारी नग्न अवस्था में सारे फोटो निकाल चुका हूँ, वीडियो निकाल चुका हूँ, ये बात तुम्हारे पति को, मैं सुनील को बता दूंगा। जिसके बाद सुनीता बहुत डर जाती है और सुनीता इतनी डर जाती है कि उसको मौत के घाट उतारने के लिए
उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से मिटाने के लिए कुछ ऐसे प्लानिंग करने लगती हैं, जिसके बाद गजानन को फोन करती हैं और कहती हैं कि तुम सुबह 10 बजे दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाओ, मैं तुम्हारे 10 लाख रुपए लेकर आने वाली हूँ और वो पैसे तुम ले लेना और हमेशा हमेशा का किस्सा खत्म हो जाएगा। जिसके बाद में वो आदमी गजानन पैसे का इतना भूखा कि रात को ही रवाना हो जाता है। सुबह 9 बजे दिल्ली निजामू रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सुनीता को फोन करता है कि मैं आ गया हूं। जिसके बाद 10 बजे वो सुनीता भी पहुंच जाती हैं। जिसके बाद में नागली राजपुर स्थित यस गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वो अपने प्रूफ सबमिट करवाते हैं और सबमिट करवाने के बाद दोनों कमरे में चले जाते हैं। जिसके बाद में दोनों आपस में मिलकर उसको गजानन जो है सुनीता को दबोच लेता है। उसके बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। घंटे पर 2 घंटे शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब दोनों आपस में थक जाते हैं तो नग्न अवस्था में सोते सोते गजानन सुनीता से कहता है कि वो मेरे परिवार वालों को भी पता चल गया है, वो पैसा क्या तुम मुझे दे रही हो। तभी वो सुनीता कहती है कि मैं तुम्हारी 8 से 10 साल से सेवा कर रही हूँ, क्या तुम उस पैसों को भूल नहीं सकते। ये बात सुनकर गजानन बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके बाद उसको बोलता है कि पैसा तो तुम्हें देना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम ये पैसा नहीं दोगी तब तक मैं क्या करूंगा, मेरे घर वालों को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, ये पैसे मुझे उनको देना ही होगा। तब सुनीता बहुत गुस्से में आ जाती है, अपने बैग से 2 लीटर की पेट्रोल की बोतल निकालती हैं, गजानन के ऊपर डाल देती हैं। गजानन तब तक समझता, अपने आप को काबू में करता, उससे पहले माचिस की तीली से उसके ऊपर आग लगा दी जाती है। गजानन जलता रहता है, बचाओ बचाओ की आवाज में लगा रहता है और गजानन धीरे धीरे पूरी तरीके से जल जाता है। ये तो बैंक मैनेजर बीच में आ जाता है, लेकिन मैं भी क्या करती, मैं डर जाती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ। जिसके बाद कपड़े पहनकर मैं भाग जाती हूँ। तो दोस्तों आज की कहानी यही खत्म होती है, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा उस औरत को पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर वो बयान लिए जाते हैं और बयान लेने के बाद उसकी जेल को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। कहानी यही हमारी खत्म होती है। अगली कहानी पे आप सभी को एक बार जरूर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हमें दीजिए इजाजत। जय